जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर पत्नी 498A का केस कर दे तो हमें क्या करना चाहिए अपने बचाव के लिए। तो पहले तो मैं बात आपसे यहाँ करूंगी कि 498A है क्या, और आखिर इस केस की परिस्थितियां एकदम से निर्मित नहीं होती। जब आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए, ना कि आपको ये वेट करना चाहिए कि 498A का केस आपके ऊपर हो जाए उसके बाद आप कैसे बचें या अब हम क्या करें। चलिए मैं पहले आपसे बात करती हूँ कि 498A का केस होता क्या है या क्यों किया जाता है, फिर उसके आधार से ही मैं शुरू करूँगी और फिर आप ये समझिएगा कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हैं तो हमें पहले अपने बचाव के लिए रास्ते अपनाना चाहिए। क्या एंड टाइम पे रास्ते अपनाना चाहिए या अब हो गया तो क्या करना चाहिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि 498A का केस होता क्यों है या पत्नी के द्वारा किया क्यों जाता है। तो यहाँ पर 498A का केस दो ही परिस्थितियों में होता है कि अगर विवाहित महिला के ऊपर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना हो रही है या महिला के अधिकारों से उसको वंचित किया जा रहा है, तब महिला को ये पूर्ण अधिकार है कि वह अपने साथ हो रही प्रताड़ना को लेकर 498A का केस कर सकती है। अब उसके साथ प्रताड़ना कैसे, शारीरिक या मानसिक। तो देखिए, शारीरिक को तो वो दर्शा सकती है लेकिन मानसिक को नहीं दर्शा सकती। और यहाँ पर कहीं ना कहीं परिणाम ये होता है कि मानसिक प्रताड़ना होती है, जिसको वह बतला नहीं पाती तो उसको वह शारीरिक में कन्वर्ट करती है और शारीरिक में कर कर फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। जैसे बात बात पर मानसिक तौर से टॉर्चर करना, ताना कसी करना, मायके जाने से रोकना, मायके वालों को आने से रोकना, मायके वालों से मिलने ना देना, खर्चे के लिए पैसे ना देना, उसे खाने पीने से रोकना, उसके पहनावे ओढ़ावे पर प्रतिबंध लगाना, इस तरह की चीज़ें, मतलब कुल मिलाकर उसे उसके अधिकारों से या उसे अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी कार्य न करने देना मानसिक प्रताड़ना की कैटेगरी में आएगा। शारीरिक शारीरिक में आपको क्लियर ये कि जैसे मारपीट करना, गाली गलौज करना, किसी भी प्रकार से उसका शारीरिक रूप से शोषण करना या शारीरिक संबंध उसकी बिना सहमति, बिना मर्जी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, मतलब उसे हम यौन उत्पीड़न कह सकते हैं। लेकिन ये आएगा एक शारीरिक टॉर्चर में, मतलब जहां आप शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो कंडीशन थी जहां पर 498A का महिलाओं को अधिकार दिया गया था। और ये अगर हम आज से 25-30 साल पहले की बात करें, 20-25 साल पहले, तो महिलाओं की कंडीशन यह थी और उनके साथ ऐसा होता था। और जब महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था, शायद उन महिलाओं में से 10% महिलाओं ने इस अधिकार का उपयोग किया होगा। उन्होंने अपने घर परिवार को लेकर या अपने पीहर ससुराल को, मायके को, सॉरी, पीहर और ससुराल को देखकर इन चीज़ों को कवर अप करके शायद अपना जीवन भी निकाल दिया होगा। लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि आज से 15-20 साल, 10-15 सालों से इसकी कंडीशन ये है कि महिला जब से अपने अधिकारों को जानी है उसने इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिनके साथ सच में शोषण हो रहा था उन्होंने इसका अधिकार नहीं किया, उपयोग नहीं किया, लेकिन जिनके साथ सच में शोषण नहीं हो रहा था उनने इस तरह का उपयोग जी तोड़ किया। और हम यहाँ पर ये कहें कि उन्हें दिया हथियार था, उन्हें दी अपने लिए ढाल बना कर थी, लेकिन उन्होंने इसको अपना हथियार बना लिया और इसका पुरुष वर्ग के खिलाफ उपयोग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक तो हम समझे 498A का केस। और अगर पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498A का केस कर दिया जाता है तो इसमें सजा का प्रावधान 3 साल का था। लेकिन अब मैं बात करती हूँ आपके टॉपिक पर कि 498A का केस आपके ऊपर कर दिया जाए तो आप कैसे बचे। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगी कि सडनली कोई उठकर आपके ऊपर 498A का केस नहीं कर सकता कि आज अचानक से मन हुआ और कोई महिला ने जाके 498A का केस कर दिया। इसकी परिस्थितियां आपको धीरे धीरे अपने घर में होती हुई घटनाएं दिख रही होंगी, उनके आधार पर आपको ऐसा लगने लगता है या लगता है कि अब हमारा वैवाहिक जीवन नहीं चल सकता या हमारे साथ में कुछ परिस्थितियां अनुरूप
तौर पर नहीं घट रही हैं, मतलब कुछ एबनॉर्मल परिस्थितियां घट रही हैं जहां पत्नी बार बार धमकी दे रही है, जहां पर बार बार कुछ घर में पारिवारिक विवाद ऐसा हो रहा है कि जहां स्थितियां समझ में आ रही हैं जो बेवजह है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जो हो रही हैं। तो यहाँ पर आप उसी समय पर आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। आपको CRPC 106 का सहारा लेकर अपने एरिया के कोर्ट में या अपने एरिया के थाने में जाकर एक एप्लीकेशन दे देना चाहिए कि हमारी पत्नी के द्वारा इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, या इस तरह से हमारे परिवार में क्लेश करा जा रहा है और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो भी ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लगा देंगे तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाते हैं, अगर पत्नी के द्वारा आगे चलकर कोई ऐसी घटना घटी जाती है। और आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को सीक्रेट रखने की मांग भी कर सकते हैं, ये कहकर कि हम चाहते हैं हमारा विवाह चल जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो रही हैं तो हम अपने आप को सेफ भी करना चाहते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन आप इस तरह से दे सकते हैं। अब बात आती है घरेलू हिंसा। जैसे आपके सामने परिस्थितियां बार बार ऐसी निर्मित हो रही हैं, पत्नी के द्वारा कुछ अलग तरह से बिहेव किया जा रहा है, तो यहाँ पर घरेलू हिंसा का अधिकार किसको दिया गया है? एक महिला को दिया गया है, ना कि एक पत्नी को। मतलब घरेलू हिंसा अगर किसी महिला के साथ होती है तो वो महिला को पूर्ण अधिकार है उस कंप्लेंट को करने का। तो उस महिला का मतलब आपकी पत्नी, आपकी बहन और आपकी माँ, या जो भी परिवार में महिला है, वो उस महिला को डोमेस्टिक वायलेंस में अपील लगाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस के आधार पर एक अपील अपनी माताजी या अपनी बहन से लगवा देना चाहिए कि इस तरह से परिवार में अशांति फैलाई जा रही है या इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं सेफ होंगे। लेकिन आप ऐसे कोई कदम उठाने की बजाय आप बैठकर इंतजार करते हैं और फिर बाद में आपका ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे बचें। तो जब एकदम से कोई घटनाएं नहीं घटती, तुरंत स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ऐसी लग रही हैं, ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो आपको वहीं एक्टिव हो जाना चाहिए। अब अगली बात हम करें कि अक्सर ये होता है कि पत्नी बेवजह रूठ कर बिना कारण के अपने पीहर में जाकर बैठ जाती है। आपका भी ईगो टकराता है, आप भी अपनी पत्नी को बुलाना पूछना उचित नहीं समझते, या आप परिस्थितियों के आधार पर ये सोचते हैं कि ठीक है, जो साइलेंट मोड पर हो रहा है वो होने दें, या हमें नहीं बुलाना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो यहाँ पर आप जिस रिश्ते में बंधे हैं उस रिश्ते की ये मांग नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते की ये मांग नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्योंकि आपको यहाँ वास्तविकता समझनी चाहिए कि अगर आपने लंबा समय निकाला तो यहाँ पर अगर 18 माह गुजर जाते हैं तो आप यहाँ पर अपने आप तलाक की कैटेगरी पे आ जाते हैं डिसीजन के आधार पर। या आप अगर चाहते हैं अपना परिवार चलाना या कोई भी आप उस रिश्ते को ख़त्म कर कर अपने रिश्ते में और किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर भी गलत हैं कि आप शांत होकर बैठ गए। और कहीं पत्नी अगर उस समय को टाइम पीरियड को निकाल देती हो, फिर सडनली वो वापस आने का प्रयास करती है और आप अपने जीवन में कहीं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी आपके लिए गलत है। तो कुल मिलाकर आप सोचते हैं कि शांत बैठ जाना या स्लो मोशन में जो चल रहा है वो चलने दीजिए, देखेंगे जब जो होगा। फिर उसका परिणाम ये होता है कि पत्नी के द्वारा केसेस की बौछार और फिर आप उसके बचाव के तरीके ढूंढते हैं। तो इससे बेस्ट है कि आपको अपनी पत्नी को जैसे ही एक समय लिमिट, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो कि एक इतने समय तक तो मेरी पत्नी मायके में जाकर रहती है, रह ली, उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब समय अवधि गुजर रही है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास कर लेना चाहिए पत्नी को वापस बुलाने का। अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर रिलेटिव्स का सहारा ले लेना चाहिए, जो आप दोनों के बीच में कॉमन रिलेटिव्स हों और आपको यहाँ पर एक उचित सलाह दें। तो आपको इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ भी कुछ नहीं हो सकता तो आपको अपनी पत्नी को लीगल नोटिस भेजना चाहिए, और लीगल नोटिस में लीगल लैंग्वेज, मतलब एक एडवोकेट का सहारा लेकर लीगल लैंग्वेज में आपको सारी बात लिख देनी चाहिए कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ घटी। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जिम्मेदार कौन है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी गलत है तो आपको उस लीगल नोटिस में ये ऐड कर देना चाहिए, और अगर लगता है कि कहीं आपकी गलती है तो आपको वो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
कि हाँ गलती है और ऐसा नहीं है, या वैवाहिक जीवन चला सकते हैं, उस समय ऐसा हुआ, कुछ भी मतलब जो भी आपको फैक्ट है उस पर फैक्ट में ही बात करनी चाहिए। उस फैक्ट से ये होगा कि आपकी मंशा दर्शेगी कि आप अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं या नहीं बुलाना चाहते, तो आप उस हिसाब से लीगल नोटिस को भेजें ड्राफ्टिंग कराकर अपने एडवोकेट से। तो यहाँ पर और उसमें लास्ट में आप उसमें ये भी मेंशन करें कि इतने दिन के अंदर मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर पत्नी जवाब देती है तो आपके रिश्ते की परिस्थितियाँ क्लियर है, पत्नी जवाब नहीं देती है तो भी आपके सामने स्थिति क्लियर है और आपको एक एविडेंस वहाँ से मिल जाता है कि आपने एक प्रयास किया। अब बात आती है कि लीगल नोटिस के बाद अगर लीगल नोटिस में पत्नी रिएक्ट नहीं करती है, कुछ बात नहीं होती है या कर देती है कि आना चाह रही हूँ मैं लेकिन आती नहीं है, तो आप यहाँ पर तुरंत थोड़ा समय गुजरते ही धारा 9 की अपील लगा दीजिए। धारा 9 की अपील लगाएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि पत्नी आना चाह रही है, नहीं आना चाह रही, वहाँ भी पत्नी डिग्री आपके हक में आ जाती है कि आप पत्नी को लाना चाहते हैं लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आ रही, तो फिर आप वो डिग्री लेकर भी बैठ गए। अब पत्नी यहाँ से, क्योंकि स्वाभाविक है कोई भी वैवाहिक लड़की विवाह के एक लिमिट समय तक ही अपने पीहर में समय निकाल पाती है, क्योंकि वहाँ से भी किसी भी प्रकार से आवाज़ आना ये शुरू हो जाती है कि आपको केस करना चाहिए। ये फैक्ट है, चाहे लड़कियां कितना भी बुरा माने लेकिन ये 101% सत्य है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अगर पीहर में लड़की रह रही है तो कुछ समय अवधि के बाद ही प्रयास ये किया जाता है कि मेंटेनेंस की अपील लगाओ और तलाक लो या तलाक नहीं लो तो आप दीवी में रहने का अधिकार मांगो। तो यहाँ पर जैसे ही पत्नी के द्वारा आपके द्वारा केस किया जाता है तो या आप डिवोर्स, जैसे धारा 9 की डिग्री आ गई, आपने डिवोर्स के लिए अपील किया तो पत्नी के द्वारा वहाँ से आपके ऊपर केस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं, लीगल नोटिस का बेनिफिट ले सकते हैं, आप धारा 9 की डिग्री का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको डिवोर्स लेना है तो उसमें भी बेनिफिट है। अगर डिवोर्स पत्नी चाहती है, मेंटेनेंस चाहती है अच्छा खासा, तो आपको उसमें भी बेनिफिट है, क्योंकि जब आप चाहते हैं और पत्नी नहीं चाहती है तो यहाँ पर मेंटेनेंस पे भी असर पड़ेगा, पत्नी के झूठे केसेस पर भी असर पड़ेगा। तो यहाँ पर कदम आपको शुरू से उठाने होंगे। आप ये सोचते हैं कि नहीं, सब जो सामने वाला कर रहा है उसे करने दो, हम बाद में प्रयास करेंगे, तो बाद में प्रयास करने की कोई कंडीशन नहीं होती और बाद में प्रयास करने से कंडीशंस या जो आपके केस की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है, सुधरती नहीं है। तो यहाँ पर आप ये बात समझिए कि अगर आपके साथ में ऐसी परिस्थितियाँ हैं और ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको शुरू से ही रिएक्ट करना होगा और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो आखिरी में अपने आप केस आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपके पास लीगल नोटिस का जवाब है, आपके पास डिग्री 9 का जवाब है। तो यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस की मांग भी करेगी, उसमें भी उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे डीवी में अधिकार मांगेगी, उसमें भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर वो डिवोर्स के लिए बात करती है तो भी उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये सारी परिस्थितियों से सेफ हो जाएंगे। आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है डाउट तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर बताइएगा मुझे कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है क्या। धन्यवाद।